नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। ये घटना चक्र दृष्टि का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20। वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर जो पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, जिसे क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (IC), वर्ष 2011 में जारी किया गया था। ठीक है, यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया था और इसके उद्देश्य हेतु एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया था। कौन सा पोर्टल था? आइए देखते हैं। ये है इसका समर्पित पोर्टल। ठीक है, देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को आच्छादित करने वाले इस सर्वेक्षण में क्या है, इसमें विभिन्न मानदंडों जैसे कि शिक्षक, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, शिक्षा, वित्त अवसंरचना इत्यादि पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इन आंकड़ों के ही माध्यम से शैक्षिक विकास के विभिन्न संकेतकों जैसे सकल नामांकन अनुपात, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, या छात्र शिक्षक अनुपात PTR मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो, लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर पैरिटी इंडेक्स आदि की गणना की जाती है। ये आंकड़े क्या होते हैं? ये आंकड़े सारे नीतिगत आंकड़े होते हैं के निर्माण में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के हेतु अनुसंधान में सहायक होते हैं ये सारे आंकड़े। ठीक है, इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जारी किया 2019-20। ये कब जारी किया गया? 10 जून 2021 को। उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑन हायर एजुकेशन द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट कैसे जारी किया जाता है? वार्षिक रूप से जारी। IC श्रृंखला में यह कौन सी है? यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन, टोटल इनरोलमेंट 2018 और 19 के 3.74 करोड़ की तुलना में 2019-20 में ये कितना है? 3.04% वृद्धि के साथ 3.85 करोड़ रहा है। इस पूरे नामांकन में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या देखें तो 49% है। सबसे अधिक छात्र, भारत में सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यह प्रथम स्थान है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश नामांकन के मामलों में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान है। सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत जिसे बोलते हैं, 2014-15 में कितना था? 23.3% के मुकाबले 19-20 में 27.1% रहा है। ठीक है, उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश कितना है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है कुल नामांकन, कुल संख्या के संदर्भ में। इसके बाद क्या दिया हुआ है? उच्च शिक्षा लैंगिक समानता सूचकांक जो है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स GIP में क्या दिया है? 1 के मुकाबले 2019-20 में 1.01 रहा है। 18-19 के मुकाबले, 18-19 में कितना था? 1 था। इसके मुकाबले 19-20 में 1.01% रहा। और अखिल भारतीय स्तर पर 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र क्या है? उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना दिया है? ये कितना है? ये 26 है, छात्र शिक्षा अनुपात। अब उच्च शिक्षा में जो विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्व है वो कितना है? जैसे नेपाल के छात्रों की संख्या 28.1%, अफगानिस्तान के छात्रों की संख्या 9.1%, बांग्लादेश के छात्रों की संख्या 4.6, भूटान 3.8 और सूडान 3.6। भारत में जो कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य हैं वो कौन से हैं? उनमें उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात है। ये शीर्ष 8 राज्य हैं भारत के। अगला टॉपिक हमारा क्या है? CEO वाटर मैंडेट। ये क्या है? CEO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है
जो कि जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं बिजनेस लीडर को एक मंच पर लाती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन किसने किया था? इसका पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया और अमेरिका। ठीक, पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका के भागीदारी उन्हें किया था। सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता कंपनियां कौन सी हैं? 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई करने और प्रगति पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पहल के तहत प्रतिबद्धता के 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष संचालन, सामूहिक कार्यवाही, सार्वजनिक नीति, आपूर्ति श्रृंखला और जल संभरण प्रबंधन। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता और पारदर्शिता, यह इसके 6 क्षेत्र हैं। इसके बाद स्मरणीय तथ्य क्या दिया है? 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। इसके साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को क्या करेगी? अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु 3R का यहाँ पे मतलब क्या होगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को और अधिक बढ़ावा देगी। अब एनटीपीसी क्या करेगी? अपने 3Rs को और बढ़ावा देगी। अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक जल, जयपुर और राजस्थान, और सृष्टि लाइफ साइंस। ठीक है, ये कहाँ की है? वडोदरा, गुजरात की। सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई हैं। अगस्त 2021 में कौन कौन सी 2 कंपनियां बनी हैं? एक जल जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, और एक सृष्टि लाइफ साइंस जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है। अब तक सीईओ वाटर मैंडेट के विश्व में कुल कितनी? 203 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। भारत की जो विभिन्न कंपनियों द्वारा इस पहल पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका विवरण क्या क्या है? भारत की कौन सी कंपनी किया गया है? अडानी पोर्ट्स। ठीक है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये किस क्षेत्र की कंपनी है? औद्योगिक परिवहन क्षेत्र की। इसके बाद क्या है? ये इसने कब किया था? 2020 में। इसके बाद बंका बयोल प्राइवेट लिमिटेड, इसने 2014 में किया था। ठीक है, गैस, जल और मल्टी यूटिलिटी की कंपनी। इसके बाद गल्प जूस इंडिया। ठीक, ये कब है? ये पेय पदार्थ की कंपनी है, इसने कब किया था? 2020 में। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी, निर्माण की एवं सामग्री, इसने कब किया था? 2009 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड औद्योगिक 2020 में। इन्फोसिस लिमिटेड 2014, टाटा स्टील लिमिटेड 2010 में, और टेक महिंद्रा 2020 में। एनटीपीसी लिमिटेड ने अभी 2021 में किया है, हाल ही में। ठीक है, आरआर केबल ने कब किया था? ये जनरल इंडस्ट्रीज की कंपनी है, इसने 2014 में हस्ताक्षर किया था। इसके बाद मैथेरी एक्वाटेक ने 2020 में गैस, जल और मल्टी यूटिलिटी की कंपनी है। इसके अलावा एक जल, इसने कब किया? 2021 में जल उपयोगिता की, और सृष्टि लाइफ साइंस 2021 में, ये पेय पदार्थ की कंपनी। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्षणों की घोषणा। एनटीपीसी की घोषणा क्या है? 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। ठीक है, 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसे ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद, ठीक है, यूएन हाई लेवल डायलॉग्स के अंग के रूप में अपने ऊर्जा लक्ष्यों को घोषित किया। एनटीपीसी ने 2032
ठीक है, 2032 तक 60 गीगावाट की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही एनटीपीसी ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। और जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है वो कहाँ स्थित है, आइए देखते हैं। 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कक्ष के रन, ठीक है, गुजरात के कक्ष के रन में स्थित एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता कितनी होगी, 4750 मेगावाट। ठीक है, इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना की जा रही है। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना, देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना, ये कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और एनटीपीसी ने क्या किया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की स्थापना की है। इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी होगी, 10 मेगावाट। इसके अतिरिक्त क्या है, तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा के संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ये क्या है, 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी है। ठीक, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया है। यह 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया गया है। यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों के प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत सरकार की संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियां, प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन किया गया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संयुक्त राष्ट्र के जो SDG हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी क्या करेगा, प्रगतिशील निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। इस रिपोर्ट को क्या, SDG भारत सूचकांक और डैशबोर्ड पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। शीर्षक क्या है, SDG भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, इसी शीर्षक से इसको जारी किया गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है, इसमें स्मरणीय तथ्य दिया है सतत विकास लक्ष्य, ये क्या है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो 3.0 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के तहत 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की जाती है। 2020-21 की रिपोर्ट्स में 15 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है जो SDG 16 हैं उनके 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। ठीक है, इन संकेतकों को MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से लिया गया है। यह जो 16 गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, इनके लक्ष्यों को संदर्भ में प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। किन किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है इन्हें, आकांक्षी, ठीक है, एस्पिरेंट्स 0 से 49 अंक के बीच में, अच्छा प्रदर्शन 50 से 64 अंक के बीच में, अग्रणी फ्रंट रनर 65 से 99 अंक के बीच में और लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर 100 अंक। जो नवीनतम रिपोर्ट भारत में संयुक्त स्कोर, ठीक है, कंपोजिट स्कोर क्या है, 66 रहा, जबकि 2019 में इसका क्या सूचकांक था, यह 60 था और इस वक्त कितना है, 66। 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू
कश्मीर और लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का स्कोर कितना रहा है? केरल का स्कोर 75 और ये प्रथम स्थान पर रहा है। और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों का स्कोर कितना है? 74, संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। इसके बाद क्या है और क्या क्या स्थान किनका रहा है वो देखते हैं। केरल का हमने देखा कितना है, केरल का 75, ये पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंकों के साथ। चौथे स्थान पर कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका 72 अंकों के साथ। सिक्किम 8वें स्थान पर 71 अंकों के साथ। और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ 9वें स्थान पर बना है। अंतिम 5 राज्य कौन कौन से हैं? अगर अंतिम 5 राज्यों की सूची देखें तो बिहार 52 अंकों के साथ 28 नंबर पर बना हुआ है। झारखंड 56 अंकों के साथ 27वें स्थान पर। 26वें स्थान पर असम 57 अंकों के साथ। और 22वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 60। छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा ये 19वां रैंक प्राप्त है इनको 61 स्कोर के साथ। और SDG सूचकांक जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन कैसा रहा है, अगर केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो चंडीगढ़ 79 के साथ पहले स्थान पर है। और दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप 68 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 67, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कितने अंक हैं इनके? 66। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव 62 अंकों के साथ 8वें स्थान पर। इसके अलावा क्या है, राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा है? आकांक्षी में जो हमारे राज्य हैं वो आकांक्षी में कौन से? कोई भी नहीं, मतलब आकांक्षी राज्य कोई नहीं है। अच्छा प्रदर्शन और परफॉर्मर कौन कौन से? मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है? ये परफॉर्मर की कैटेगरी में है, ठीक है। 59 to 60 और उत्तर प्रदेश के कितने मार्क्स हैं? 60। इसके बाद अग्रणी फ्रंट रनर में कौन कौन से राज्य हैं? केरला, ठीक है, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा। प्राप्तकर्ता अचीवर में भी कोई नहीं है यहाँ पर। इसके बाद क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन हमने देख लिया। इसमें किस किस कैटेगरी में है? आकांक्षी में कौन कौन से राज्य आकांक्षी में कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले थे उनमें कौन कौन से? दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। अग्रणी फ्रंट रनर में चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये सब किस में हैं? अग्रणी में। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर्स में भी कोई नहीं है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? नया डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश। जो नए डिजिटल मीडिया के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में अगला टॉपिक है। भारत सरकार ने पहली बार क्या किया है? पहली बार 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2020 के अंतर्गत मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रस्तावित की। यह आचार संहिता कितने 3 महीनों की पूर्व नोटिस के रूप में लाई गई थी, जिसे कब लाया गया था? 25 मई 2021 को लागू किया गया। यह आचार संहिता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 87 की उपधारा 2 के खंड या और खंड या क्षा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग करते हुए लाई गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कौन से? धारा 87 की उपधारा 2 के खंड या और खंड या क्षा, ये याद रखिएगा। स्मरणीय तथ्य क्या है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि ये यथास्थिति अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति और उपयोगकर्ता करार को प्रकाशित करेंगे। मध्यवर्ती अपने उपयोगकर्ता को यह बताएंगे कि वह किसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित और अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, भंडारित व अपडेट
नहीं करेगा या साझा नहीं करेगा। जो अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके प्रति उपभोगकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, अपमानजनक है, अश्लील है, कामोद्दीपक है, बाल यौन शोषण संबंधी है, किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाली है, निंदाकारी है आदि। और तीसरा क्या है, बालक 18 वर्ष से कम के लिए हानिकारक है। ये इनको अपलोड नहीं करेंगे। मध्यवर्ती को अपने शिकायत अधिकारियों का, जो उनके शिकायत अधिकारी होंगे, उनका नाम और संपर्क ब्यौरे के साथ उस पूरे तंत्र का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करना होगा जिसके जरिए किसी शिकायत का निवारण किया जाना है। अधिकारी क्या करेंगे, 24 घंटे के भीतर मामले को अभिस्वीकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर इसका निपटारा हो जाएगा। मध्यवर्ती मुक्त अनुपालक की नियुक्ति करना है, ठीक है, मध्यवर्ती मुक्त अनुपालक की नियुक्ति करना है। इसके अलावा क्या है, यह अधिनियम से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से है और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। आचार संहिता डिजिटल मीडिया के लिए उक्त नियमों, विनियमों और करार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी करती है। ये विशेष प्रावधान क्या क्या है, प्रकाशकों के संबंध में की गई शिकायत, ठीक है, जो प्रकाशक के संबंध में शिकायतें की गई हैं, इनमें त्रिस्तरीय संरचना होगी। पहला स्तर क्या होगा, प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियामन स्तर। दूसरा क्या होगा, प्रकाशकों के स्वतः विनियामन निकायों द्वारा स्वतः विनियामन स्तर। तीसरा क्या होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि। इसके अलावा आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतर्वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला व्यक्ति शिकायत समाधान क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। स्वतः विनियामक निकाय क्या है, स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता कौन करेगा, यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यह मीडिया प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानवाधिकार किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। और इसके अन्य सदस्य क्या होंगे, ये मीडिया प्रसारण, बाल अधिकारी, मानवाधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे। इन आचार संहिता में केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि के लिए एक अंतर्विभागीय समिति की भी गठित की जाएगी। इस स्तर पर शिकायतें इसी समिति के सुपुर्द की जाएंगी। यह समिति प्रकाशकों को समुचित दिशा निर्देश और परामर्शिका जारी करेगी, ठीक है, परामर्शिका और दिशा निर्देश यही समिति जारी करेगी। आचार संहिता के अनुपालन हेतु प्रकाशकों को आदेश और दिशा निर्देश दोनों जारी किए जाएंगे। इस हेतु मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का ना हो, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाएगी, जो संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का ना हो। अब विधानसभा चुनाव जो 2021 है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़ते हैं क्या दिया गया है विधानसभा चुनाव 2021 के बारे में। लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, हमारे चुनाव जो होते हैं जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। 2051-52 में हुआ पहला आम चुनाव कब हुआ था देश में, 2051-52 में हुआ था। देश की सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित किए गए थे, ठीक है। और इस परिप्रेक्ष्य में 2021 के अप्रैल और मई में 4 राज्य कौन कौन से थे, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव संपन्न कराए गए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ते हैं क्या दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कितने चरणों में, कुल 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। अब ये 8 चरणों के बाद क्या है, 8 चरणों के चुनाव 27 मार्च कब से कब तक हुए, 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच संपन्न कराए गए। 292 विधानसभा सीटों की मतगणना इनकी कब हुई, 2 मई 2021 को कराई गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 294 में 213 सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 213 सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को मिली और एक सीट स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली है। राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी ने जीती। और 2 विधानसभा सीट कौन कौन सी हैं,
शमशेरगंज और जंगीपुरा में विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या है और दलीय स्थिति क्या थी। जो राजनीतिक दल थे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हमने देखा 213। कितने मत प्रतिशत प्राप्त हुए इसको 47.9। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई 77 और मत प्रतिशत 38.1। स्वतंत्र 1 सीटें मिली, ठीक है, मत प्रतिशत की इनकी गणना नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी को कितनी सीटें मिली 1 सीटें मिली। कुल कितनी सीटें थी वहाँ पर 292। इसके अलावा 2021 को हुई मतगणना के अनुसार जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कितने मत मिले थे 47.94% और भारतीय जनता पार्टी को 38.13% मत प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा सीटों के साथ प्राप्त मतों के क्या है, पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रही। 1962 के बाद यह प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। 1962 के बाद यह पहली बार है। इसके बाद क्या दिया गया है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी ये स्वतंत्र नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई थी। और तृणमूल विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसके बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है, तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना कब जारी की गई थी 12 मई 2021 को। और राज्य के सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ था। इसकी मतगणना 2 मई को कराई गई थी। और तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटों में से 133 सीटें किसने जीती थी, डीएमके ने। और 66 सीटें किसने जीती, एआईडीएमके ने। 18 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, ठीक। इसके अलावा क्या दिया गया है, सीटों की दलीय स्थिति दी गई है, कौन कौन सी है ये देख लीजिएगा एक बार। इसमें किसको किन को कितनी सीटें मिली। जो डीएमके हैं उनको 133 सीटें मिली। द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके 133 सीटें। अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कजगम एआईडीएमके इनको 66 सीटें मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 18। पत्ताली मक्कल काची को 5 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें। विदुथलाई चिरुथेंगल काची को 4 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट मिली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को 2 सीटें मिली। 7 मई 2021 को डीएमके के नेता एम.के. स्टैलिन को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया गया, ठीक है। नए मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के, एम.के. स्टैलिन। तमिलनाडु में सत्ता की ओर से बागडोर पिछले 10 वर्षों से एआईडीएमके के हाथों में थी। इसके बाद केरल विधानसभा चुनाव के बारे में क्या दिया गया है। केरल विधानसभा चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कब अधिसूचना जारी की गई थी 12 मई 2021 को ही 12 मार्च 2021 को। 140 विधानसभा सीटें हैं केरल की, ठीक है। एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराया गया 6 अप्रैल 2021 को। इसके अलावा कुल 140 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ कि केरल विधानसभा में 99 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ केवल कितनी सीटें जीत पाई 41। इसके अलावा क्या हुआ 20 मई 2021 को पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। कौन है केरल के मुख्यमंत्री, पिनराई विजयन। गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरा कार्यकाल हेतु शपथ लिया है, ठीक है। केरल के गठन, जब से केरल का गठन हुआ उसके बाद पहली बार ऐसा ये हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। इसके अलावा क्या दिया, केरल विधानसभा चुनाव की दलीय स्थिति कैसी रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की 17। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स ने कितनी सीटें प्राप्त की 62। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 15 सीटें और कांग्रेस सेकुलर को 1 सीट मिली। स्वतंत्र कितनी सीटें थी 6। इंडियन नेशनल लीग को 1 सीट। जनाधिपत्य केरल कांग्रेस को 1 सीट।
जनता दल सेकुलर को 2 सीट, केरल कांग्रेस को 2 सीट, केरल कांग्रेस जैकोबियन को 1 सीट, केरल कांग्रेस एम को 5 सीटें और केरल कांग्रेस बी को 1 सीट। राष्ट्रीय सेकुलर कॉन्फ्रेंस को 1 सीट, लोकतांत्रिक जनता दल को 1 सीट मिली है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली। भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी दल को 1 सीट मिली है। कुल 140 सीटें। अब असम विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति रही? 126 विधानसभा सीटें थी असम की, ठीक है। इसमें 3 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए थे असम में। चुनाव क्रमशः 27 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 और 6 अप्रैल 2021 को कराए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्यीय आम असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? 75। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कितनी सीटें जीती? 75 पर जीत हासिल की। और विपक्षी दल क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल कितनी सीटें मिली? 50 सीटें। असम के जो 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जगदीश मुखी ने हेमंत विश्व शर्मा को शपथ दिलाई, ठीक है। असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत विश्व शर्मा। पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे रहे? पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। और राज्य की कितनी विधानसभा सीटें? कुल 30 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए। तो एक चरण में 6 अप्रैल 2021 को चुनाव कराए गए थे। राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, राजागा को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें प्राप्त हो गई हैं। भाजपा ने राज्य विधानसभा की 30 सीटों में से 6 सीटें और राजगा में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनाद कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर राजगा को सत्ता में स्थापित कर दिया। 7 मई 2021 को एन रंगास्वामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुद्दुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नए मुख्यमंत्री कौन है पुद्दुचेरी के? एन रंगास्वामी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। बायोमास के प्रयोग पर हमारा जो राष्ट्रीय मिशन है वो क्या है, देखते हैं। धान और अन्य फसलें जो हैं, धान और अन्य फसलों की कटाई के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेतों में जलाने के बजाय उसे संग्रहित एवं प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो भी धान और अन्य फसलों की कटाई के बाद जो पराली बचती है उनका हम उपयोग बायोमास के रूप में, फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन धान की भूसी अनुप्रयुक्त रह जाती है। कितनी? 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन। उसे जला दिया जाता है और इस अवशेष को ही क्या कहते हैं? इस अवशेष जिसको पराली कहते हैं, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के साथ मिश्रित कर उसका दहन किया जाए तो इससे क्या होगा? इससे प्रतिवर्ष 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? मई 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि कितनी होगी? यह न्यूनतम 5 वर्ष होगी। और इस मिशन के उद्देश्य क्या क्या होंगे? इसके उद्देश्य होंगे तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना, बायोमास पेलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना और विद्युत संयंत्रों को इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को क्या है? फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति भी गठित की जाएगी, ठीक है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि सहित हितधारक शामिल होंगे। जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन है वो NTPC लिमिटेड रसद एवं बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अब बायोमास को फायरिंग क्या होती है? बायोमास को फायरिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयला
जैसे अन्य ईंधन के साथ बायोमास पदार्थों को सम्मिश्रण कर दहन को ही क्या कहते हैं, बायोमास को फायरिंग कहते हैं। मतलब बायोमास को फायरिंग क्या, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे अन्य ईंधन के साथ बायोमास पदार्थ को सम्मिश्रित करके जलाया जाता है। UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगला टॉपिक क्या है, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अम्बोली देखते हैं क्या है ये। स्थानीय निकाय, ठीक है, स्थानीय निकाय के परामर्श से राज्य सरकार जैव विविधता महत्व क्षेत्र को जैव विविधता अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल, समृद्ध जैव विविधता वाले घटक या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता है, अद्वितीय तथा संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र माने जाते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या दिए गए हैं, 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे सिंधुदुर्ग जिले में, ठीक है, 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अम्बोली, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन याद कर दीजिएगा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इस जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह सावंतवाड़ी तहसील, सिंधुदुर्ग जिला में अम्बोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ठीक है, ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदुजल मतलब फ्रेश वाटर, मृदुजल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति, कौन सी प्रजाति है, सिस्टूरा हिरणकेशी की खोज की है। सिस्टूरा हिरणकेशी मृदुजल में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है, दुर्लभ उप प्रजाति है। इस मछली का नामकरण क्या है, नामकरण अम्बोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक, इसमें क्या है, अम्बोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। मृदुजल में पाई जाने वाली मछली इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास हैबिटेट को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के निर्णय मत्स्यन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन्हें विलुप्त होने से क्या करेगा, इन्हें विलुप्त होने से बचाएगा। महाराष्ट्र में 5वां जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है, ये 5वां जैव विविधता विरासत स्थल है। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले कहाँ किया है, गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खंड, सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति, और कहाँ पर, और जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसके बाद क्या दिया है, सुजल नल से पेयजल मिशन क्या है, 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया है और इसी के साथ पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार स्वच्छ गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी सुविधा कहाँ पर, केवल विश्व स्तरीय शहरों जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर आदि में ही उपलब्ध है, मतलब वहीं के लोगों को नल से स्वच्छ जल प्राप्त हो सकता है। पुरी में सार्वजनिक स्थलों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बॉटल का प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता प्राप्त होगी। अब यहीं पर, ठीक है, हम ये सेकंड पार्ट अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।